कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लस पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चे कि हम लोग अब सेशन को स्टार्ट किया गया है और इस सेशन में हम लोग जो टॉपिक कवर अप कर रहे हैं वो अपना हिस्ट्री का टॉपिक है जिसको हम देख रहे हैं। इसी हिस्ट्री के टॉपिक को ही आप सभी लोगों को इस बारे में ध्यान में रख के और इस चीज को समझ के चलना है कि आपका यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं टॉपिक को यही आपको भी चलना, ठीक है। और अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप एकदम हैं बात करने के लिए। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नंबर भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का, और हमारे ऑनलाइन बैचेस और ऑफलाइन बैचेस के बारे में जानकारी लिया। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखेंगे आप अभी आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का भी, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को आप वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप और भी जितने सारे आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाते हैं और भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो आपको एक इजी वे में हम लोग देख सकें, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे और आपको किसी तरह का कोई डाउट उसमें ना आए। तो अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री टॉपिक को देखा है, क्या है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे कि इसमें और जो क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, उसमें और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमको ध्यान पर है या जिससे हमको कोशिश करना है कि वो एग्जामिनेशन में आप वो गलतियां ना करें जो गलती आप यहाँ पे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और आज के अपने आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आज का आपका कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की। दिन ए इलाही वॉज फाउंडेड बाय गुरु नानक देव, कबीर, अकबर या शाहजहां। इनमें से किसने इलाही स्थापना की है? बहुत ध्यान से उस समझ आप सभी, ठीक है, बहुत ध्यान से सोच समझ के। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द दीन इलाही धर्म? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा, तो आइए इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। कब की थी ध्यान रखना, ये क्या था, ये 1582 में 1582 में उस समय मुगल बादशाह था और वो अपने साम्राज्य के धर्मों के कुछ तत्वों को मिलाने का इरादा रखता था। उसने सोचा कि किसी धर्म से जैसे सनातन से कुछ ले लें और मुस्लिम धर्म से कुछ ले लें और बौद्ध धर्म से कुछ ले, मतलब जो भी धर्म थे उनमें से कुछ कुछ चीजें लेके एक ऐसा धर्म बनाया जाए जिसमें सारे के सारे चीजों का तत्व मौजूद हो तो कोई भी उसको फॉलो कर सके, ऐसा उसका मानना था। और इस तरह से उसने अपने विषयों को विभाजित करने वाले मतभेदों को भी वो क्या करता था, सुलझाता था। तत्व पहले वो क्या करना था, उसने इस्लाम और हिंदू धर्म से लिए गए थे, लेकिन कुछ अन्य उसने क्या किया, ईसाई धर्म और जैन धर्म और पारसी धर्म से भी उसने कुछ तत्वों को वहां से उठा। 1578 में वह शिकार करने गया था और शिकार करते हुए एक धार्मिक अनुभव ने उसके साम्राज्य की धार्मिक परंपराओं में के लाभ को और अधिक बढ़ा दिया है। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, निम्नलिखित में से किस प्रदर्शन कला का संबंध संयुक्त पाणिग्रही से है? विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस आर्ट इज एसोसिएटेड विद संयुक्त पाणिग्रही? ऑप्शन पेंटिंग, वायलिन, नृत्य या खेल। इनमें से कौन सा वो प्रदर्शन है कला का जो आपका संयुक्त पाणिग्रही से संबंध है? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी लोग अपने ऑप्शन को, जल्दी जल्दी से ऑप्शन को आप सभी लोगों को बच्चा कमेंट करना है फटाफट से, ठीक है, ध्यान रखिएगा और कुछ अलग से चीजें नहीं करनी, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा नृत्य, ठीक है। तो नृत्य आपकी वो कला है जो संयुक्त पाणिग्रही से जुड़ी हुई, और इसमें आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के अग्रणी प्रतिभा
वह कम उम्र में इस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य को अपनाने और इसके भव्य पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने वाली ओडिसी महिला थी, पाणिग्रही रही थी। नृत्य और इससे संबंधित गतिविधियों में उनके योगदान की मान्यता में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन भी मिला दिया गया है। अकबर के दरबार का सबसे प्रतिष्ठित हिंदी कवि कौन था? हु वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड हिंदी पोएट ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर? अकबर के दरबार का सबसे प्रतिष्ठित हिंदी कवि कौन था? बीरबल, अब्दुल रहीम खाने खान, राजा भगवान दास या राजा मान? कौन था तो सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि? तो इसको जानिएगा कि अब्दुल रहीम खान खान जो थे वो अकबर के दरबार के सबसे प्रतिष्ठित हिंदी कवि थे। और वह अपने दरबार में, आपको पता होगा, नवरत्न जिनको बोला जाता था, 9 महत्वपूर्ण ग्रंथी विद्वान जो थे वो रखता था, और उन्हीं में से एक कौन था? अब्दुल रहीम खाने खान। और इन्हें आपको पता है, मैंने अभी बताया कि नवरत्नों में से एक थे, जो 9 महामंत्री रखता था, वो मंत्रियों को रखता था, विद्वान जो। रहीम को उनके हिंदी दोहे और ज्योतिष पर लिखी गई किताबों के लिए जाना जाता है। उन्होंने ज्योतिष पे भी किताब को लिखा। खान खान वो एक क्या था? गांव था जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया था। और भारत के पंजाब राज्य में नवशहर जिले में ये स्थित है। आप लोग को पता होगा कि 2014 में इंटर ग्लोब फाउंडेशन और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने अब्दुल रहीम खाने खान के मकबरे के संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए एक परियोजना की घोषणा की। पंजाब क्या राज्य है? नौशहर, उसी जिले में क्या है? स्थित है। तो कौन था प्रतिष्ठित हिंदी कवि? तो ध्यान रखिए, रहीम खाने खान जो थे ये एक प्रतिष्ठित कवि। नंबर 4, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? किसकी बात कर रहा है? ध्यान से देखिएगा, अमीर खुसरो की बात कर रहा है। पूछ रहा है कि अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यही आपको आंसर फटाफट से देना है कि अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के बड़े ही प्रसिद्ध कवि थे। वह दिल्ली के सल्तनत के 7 शासकों के शाही दरबार से जुड़े हुए थे और बड़े ही उत्कृष्ट किस्म के एक वो शास्त्रीय कवि। जो अमीर खुसरो थे, इनके बचपन का जो नाम था वो अब्दुल हसन यानी यामीनुद्दीन था। ठीक है, अब्दुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो इनका ये पूरा नाम। और इनका जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1225, सॉरी 1225 करो, 1253। ठीक, 1253 में कहा हुआ था? उत्तर प्रदेश में ही जो कासगंज है उसके पटियाली में हुआ था। और उसने अपने शासन काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ था? खजाइनुल फतूह लिखी थी। ध्यान रखना, क्या लिखा था? खजा उल फतूह। ठीक, खजाइन उल फतूह इन्होंने लिखा था, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल राजा ने सियोन पर विजय प्राप्त की? विच वन ऑफ द चोला किंग कनकर्ड सियोन? आदि फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजराजा फर्स्ट या विजयालय? इनमें से वो कौन सा राजा है जिन्होंने सियोन पर फतह हासिल की है? ये आपको आंसर है। जानते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी राजराजा। ठीक है, तो जो राज राजा थे इन्होंने ही सियोन पर विजय प्राप्त की थी, और ये प्राप्त करने वाले चोल राजाओं में से एक थे। इन्हें सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। और 993 ईस्वी में सियोन पर इन्होंने क्या किया था? आक्रमण कर दिया। तो 93 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? सियोन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना इसको। जो उस समय थिरुवल्लुवर ताम्र प्लेट के शिलालेख में आप देखेंगे, इस बात का उल्लेख है कि राजराजा की सेना ने जहाजों से समुद्र को पार किया था। ध्यान में लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। थिरुवल्लुवर
थिरुवलंगुर जो शिलालेख है, इसमें इस बात का, वहां पे ताम्र प्लेट का ये शिलालेख है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि राजा की जो सेना थी उसने क्या किया था, जहाजों से समुद्र पार किया था और सिंघल की 1400 साल पुरानी राजधानी अनुराधापुरा को नष्ट कर, सिंघल की जो राजधानी थी अनुराधापुरा, 985 और 1014 जो सी है उसके बीच मध्यकालीन तमिलनाडु के जो चोल साम्राज्य था, उत्तरी भारत में भी कुछ हिस्सों पे और श्रीलंका के जो क्षेत्र है उसके 2/3, मालदीव और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन, मालाबार तट हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इसके बंदरगाहों पर कई नौसैनिक अभियान भी चलाया गया है, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के क्षेत्र में आयोजित बौद्ध संगीत अध्यक्षता, बौद्ध संगीति की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन है वो जिसने आयोजित जो बौद्ध संगीत है उसका, की ऑप्शन है पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक या वासुमित्र, में से किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर करिए आप सभी लोग, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बताता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वासुमित्र। ये जो वासुमित्र थे, ये ध्यान रखना, एक आपका सर्वास्तिवाद, ठीक है, सर्वास्तिवाद जो स्कूल था, उस सर्वास्तिवाद स्कूल के एक बौद्ध भिक्षु थे जो दूसरी शताब्दी में विकसित हुए। ये गांधार के मूल निवासी थे और इन्होंने ही कनिष्क प्रथम के द्वारा प्रशासित, उस समय कनिष्क प्रथम का राज था वहां पे कश्मीर पे, उसमें चौथी जो बौद्ध परिषद थी क्या की थी, ध्यान रखना कौन था वहां पे, तो उसमें कनिष्क, ठीक, और ये कौन सा था, फोर्थ बौद्ध समिति थी, इसकी इन्होंने क्या की थी, अध्यक्ष, ठीक है, और इन्होंने सर्वास्तिवाद स्कूल के, तो उसका एक आप कह सकते हैं कि उसका जो पूरा एक ऑरा था, उसका इन्होंने क्या किया, बचाव करने के लिए इसे एक पूरी की पूरी सामने रखी थी कि धर्म अतीत और भविष्य के साथ साथ वर्तमान में भी मौजूद, और इसी तर्क के अनुसार उन्हें, इस बात को उन्होंने रखा कि धर्म भविष्य में नाम मात्र या अव्यक्त अवस्था में तब तक मौजूद रहते हैं जब तक कि वे वर्तमान के कार्य कारण प्रभाव का क्षण प्राप्त, उन्होंने अपना, इनका जो स्कूल था सर्वास्तिवाद स्कूल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफेंड करा, उसका जो सर्वास्तिवाद स्कूल है उसके बारे में जो बातें हैं उसको उन्होंने डिफेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मोहरें और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, which one of the following animals was not represent on the seat of terracotta and Harappa culture, कोको, हाथी, गैंडा या बाघ, से कौन सा ऐसा जानवर है जिसका नहीं किया गया था, इसका करेक्ट आंसर फटाफट से बताओ बच्चों क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए कोको होगा, ठीक है। कोको एक ऐसा जानवर है जिसे हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर प्रदर्शित नहीं किया गया, और सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त कला के रूप में मूर्तियां, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, सोने के आभूषण या टेराकोटा की जो आकृतियां थी, ये सभी शामिल थे, लेकिन उसमें मानव की और पशु की आकृतियां, उनका चित्रण बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीक तरीके से, बहुत ही आसानी से किया गया था। अगर आप लोग देखे होंगे कोको के ट्रेलर या पोस्टर को देखा होगा, ये एपिटा के रूप में देखा जाता, जिसमें चील के एक पंख, एक शेर का शरीर, एक छिपकली की तरह पूंछ और एक मुर्गे के पूरे पैर के साथ साथ आश्चर्यजनक रूप से काल्पनिक रंग होते हैं, और इसी का इसमें प्रयोग नहीं किया गया था, इसी का जो इसके हड़प्पा सभ्यता में इसके किसी भी तरीके का हमको साक्ष्य नहीं मिला है इसके प्रयोग का, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉयसल स्मारक पाए जाते हैं, हॉयसल मोनुमेंट्स आर फाउंड इन हम्पी और हॉस्पेट,
हेलबेट, वेलूर, मैसूर और बेंगलुरु और श्रृंगेरी और बाग है। यहाँ पे आपको हॉयसेल सारे की सारी चीज आपकी पाई जाती है। आप सभी कमेंट है, फटाफट से आप सभी लोग कमेंट करना है जल्दी। कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपके हिसाब से? हॉयसेल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? जगह है वो ध्यान रखना, कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके जो ऑप्शन है हेल्बिट और बेलूर, ये बिल्कुल। जो हॉयसेल स्मारक हैं वो हेल्बुड और बेलूर में ही स्थापित हैं और हॉयसल वास्तुकला 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच जो हॉयसल साम्राज्य के शासन के तहत विकसित हिंदू मंदिर वास्तुकला में इमारत का एक प्रकार है। और इसे आज आप भारत के एक राज्य जो कर्नाटक के रूप में जाना जाता है, वही वो वहां पे उनका क्या था? शासन हुआ। 13वीं शताब्दी में हॉयसल प्रभाव अपने सबसे एक्सट्रीम, अपने चरम पर था जब इसने दक्षिण दक्कन के पठार क्षेत्र पर शासन किया और कुछ 300 मंदिरों को कर्नाटक राज्य में जीवित रहने, 300 मंदिरों को, 100 टेम्पल को वहां पे, बहुत बड़ी बात थी उस समय। और कई और शिलालेखों में वर्णित है ये चीज, लेकिन केवल 70 के बारे में ही कई जगह प्रलेखित किया गया है कि 70 इन्होंने क्या किया था? मंदिर को और निर्माण किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको पता होगा चोल वंश के समय में मंदिरों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास की स्थापना की थी? Who among the following Indian rulers established embassies in foreign countries on modern line? आज के समय के हिसाब से किसने भारतीय दूतावासों की स्थापना की थी उस समय? तो हैदर अली ने किया था, शाह आलम द्वितीय ने किया था, मीर कासिम ने किया था या टीपू सुल्तान ने? किसने भारत में, भारत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने विदेशों में अपने दूतावासों की स्थापना कर दी थी उस समय? तो ये ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं कि हैदर अली, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम या टीपू सुल्तान, इनमें से किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जान लो क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर टीपू। टीपू सुल्तान वह भारतीय शासक था जिसने विदेशों में आज के ही तर्ज पर दूतावास स्थापित किए थे। और टीपू सुल्तान को आपको पता है उस साहब या मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना, टाइगर ऑफ मैसूर। वो मैसूर साम्राज्य का एक शासक और रॉकेट और तोप खाने में बड़ा अग्रणी था। उसने अपने शासन के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों का परिचय दिया, जिसमें एक नई सिक्का प्रणाली और कैलेंडर और एक नई भू राजस्व प्रणाली भी शामिल, नया कॉइन का टर्म लेके आया, नई सिक्का प्रणाली, नया कैलेंडर और नई भू राजस्व की प्रणाली को शामिल, जिसने मैसूर के रेशम उद्योग के विकास की भी शुरुआत की थी। वो था। और इसने एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना और उसके सहयोगियों के आगे बढ़ने के खिलाफ रॉकेट की का भी प्रयोग किया था इसने। तो ध्यान रखिएगा उस समय का ये कहा जाता है कि प्रशासनिक तौर पे भी बड़ा उत्कृष्ट था और आर्मी यानी कि डिफेंस, अपने सेना के ऊपर भी बड़ा ये क्या था? उत्कृष्ट शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे कड़ा प्रतिरोध किसने किया था? हु पुट द मोस्ट स्टिफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया? ऑप्शंस आर सिख, मुगल, राजपूत या मराठा। इनमें से वो कौन है जिसमें सबसे तगड़ा उनको रेजिस्टेंस दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर फटाफट से बच्चा कमेंट करो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर मराठा। ठीक है, जो मराठा थे उन्होंने ही भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक कठोर प्रतिरोध किया। जब आपको पता है कि सिराजुद्दौला भी हार गया, ठीक, और टीपू सुल्तान भी हार गया, ठीक है, सिराजुद्दौला भी हार गया, टीपू सुल्तान भी हार गया, तो इसके बाद जो मराठा थे वही भारतीय महाद्वीप की सर्वोच्च सैन्य शक्ति, फिर इनसे बड़ी कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। और मराठों की महासंघ का उदय इसी तथ्य के कारण हुआ भी था
1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मुगल साम्राज्य जो था वो क्या हो गया, बहुत ही कमजोर हो गया। 1707 के बाद जब औरंगजेब क्या हुआ, उस समय औरंगजेब जब मृत्यु हो जाती तो उस समय और मुगल साम्राज्य एकदम कमजोर हो चुका था। तभी मराठाओं की रीव रखने वाले शिवाजी ऐतिहासिक दृष्टि थे उस, लेकिन वे बहुत बहादुर राजा थे और इन्होंने वास्तव में मुगलों को एक बहुत ही कड़ी, बहुत ही बड़ी और बहुत ही दृढ़ता से एक चुनौती को दिया इन्होंने। शिवाजी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा शुरू करने का प्रयोग डैश के कारण विफल। में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टोकन ऑफ टोकन करेंसी फील्ड ऑन द अकाउंट ऑफ दी, ऑप्शन है विदेशी व्यापारियों द्वारा खरीद के लिए टोकन सिक्कों की अस्वीकृति, टोकन सिक्कों का पिघलना, नकली सिक्कों का बड़े पैमाने पर रखन, या टोकन मुद्रा की खराब गुणवत्ता। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? बहुत ध्यान से देखिए, इत्मीनान से इसको, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। बहुत बड़े पैमाने पर उस समय क्या हुआ, जो नकली सिक्के थे, जाली सिक्कों थे, उसकी ढलाई शुरू हो गई और इसी के कारण सांकेतिक मुद्रा शुरू करने का मोहम्मद बिन तुगलक का जो एक प्रयोग था वो प्रयोग विफल हो जाता है। और जो उसने टोकन मुद्रा जारी की, कल की थी और तांबे के सिक्के डाले गए थे जिनका मूल्य सोने और चांदी के बराबर था, यह फल विफल रहा क्योंकि इस समय में बहुत सारे नागरिक सुनार थे और इसलिए नकली सिक्का बनाना जानते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके सिक्कों की कीमत क्या हो गई, कल और टंका। ठीक है, ध्यान रखना, कल और टंका बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान किस, हु इशूड अ फरमान ऑन 12th August 1765 granting to this the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha? Options A शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, या ऑप्शन डी अहमद शाह। इसके फरमान पर 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दी। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर फटाफट से कमेंट करिए। आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा शाह आलम। जो शाह आलम द्वितीय थे, इन्होंने ही 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, 12 अगस्त 1765 को क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी फरमान जारी। अच्छा, आपको एक चीज पता है, शाह आलम द्वितीय का जो ओरिजिनल नेम था वो बड़े कम लोगों ने इसके बारे में जानकारी है। इसका ओरिजिनल नाम जो था ना वो अली गोहर था। है, इसका ओरिजिनल नेम क्या था, अली गोहर था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से हम लोग इसको शाह आलम द्वितीय के नाम से जानते हैं। यह 16वां मुगल सम्राट था और आलमगीर द्वितीय के ये क्या था, बेटा था। आलमगीर द्वितीय जो था उसका ये पुत्र था, उसका ये, और वह एक ढहते हुए मुगल साम्राज्य का सम्राट बन गया था। इसके शासन काल में उसकी शक्ति का इतना विस्तार हुआ कि फारसी भाषा में एक कहावत का जन्म हो और उसे कई आक्रमणों का सामना भी करना पड़ा। मुख्य रूप से आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के अमीर अहमद शाह अब्दाली द्वारा, कारण आपको पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी जाना होगा, इन सबका सामना इसको क्या करना पड़ा अपने शासन काल के दौरान। इसको इन सबका शासन काल के दौरान ही इसको अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? The Mongol under Genghis Khan invaded the India during the reign of, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। कौन, किसका वो समय था जिसके शासन काल में चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने शासन काल भारत पर आक्रमण किया था? फटाफट से इसका आंसर सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से फास्ट लोग कमेंट करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से देख के इसको करेक्ट फटाफट से करिए। तो इसका सही आंसर देखिए मैं बता रहा हूं क्या होगा, इल्तुतमिश होगा।
तो जो चंगेज खान था उसके समय में मंगोलों ने उस समय भारत पे यहाँ पे इल्तुतमिश का शासनकाल था और उसी के दौरान यहाँ पर आक्रमण कर वह दिल्ली पर आपको पता है कि शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था और इस प्रकार से उसे दिल्ली सल्तनत का बड़ा ही प्रभावी संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपना प्रारंभिक जीवन एक सेकंड रुकना आप लोग तो ठीक है। तो देखिए ये जानिएगा कि इल्तुतमिश ने क्या था, इसने अपने प्रारंभिक जो जीवन है वो बुखारा और गजनी के कई उस्तादों के अधीन 1190 के दशक के अंत में दास जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे क्या किया, दिल्ली में खरीद लिया था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गुलाम का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव। ठीक है, दिल्ली में खरीद दिया और इसके बाद उसने गुलाम का गुलाम नाम बना दिया गया। लेकिन इल्तुतमिश ऐबक की सेवा से बड़ी प्रमुखता से उभरा और उसने बदायूं के महत्वपूर्ण इक्ता की अनुमति दी गई। ठीक है, इक्ता की अनुमति उसको दी गई। मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस हिस्से को बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था? Which among the following part was called बाबुल मक्का, the gate of मक्का during the मुगल पीरियड? मुगल काल के दौरान किसे कहा जाता था? कालीकट, ब्रोच, कैम्बे या सूरत, इनमें से कौन सा स्थान होगा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, जो सूरत था ना उसी को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था, क्योंकि मक्का की जो तीर्थ यात्रा थी वो सूरत से ही शुरू होती थी, इसको मक्का का द्वार कहा। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ के तीर्थयात्री थे वो सूरत से ही समुद्री मार्ग से रवाना होते थे। और मुगल साम्राज्य के जो सम्राट थे उसने मुजफ्फर शाह तृतीय के अंदर में उस समय गुजरात सल्तनत पर कब्जा कर लिया और 1584 में, ध्यान रखिएगा कब, 1584 में सल्तनत को फिर से हासिल करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा और इस क्षेत्र पर मुगलों का अधिक, लेकिन पूर्व सल्तनत के जो रईसों थे उन्होंने अपने अगला सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान विरोध और विद्रोह करना जारी रखा। लेकिन आपको पता होगा कि उत्तराधिकारी वायसराय ने अपने कर लिया बाद में। ठीक है, तो ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? दीवाने बंदगी तुगलक, दीवाने मुस्तखराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज बस तुगलक, इनमें से कौन सा क्या है सही रूप से करेक्टली मैच्ड है? ऑप्शन इसका क्या होगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, दीवाने बंदगी जो है वो तुगलक व ये जो जोड़ी आपकी यहाँ पे दी हुई है ये एकदम सही रूप। ठीक है, तुगलक वंश जो है वो तुर्क भारतीय मूल का एक मुस्लिम राजवंश था जिसने मध्यकालीन भारत में दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया और इसका शासन कब शुरू हुआ? 1320 में दिल्ली में शुरू हुआ जब गाजी मलिक ने क्या किया, गियाथ अल दिन तुगलक के शीर्षक के तहत शासन ग्रहण कर लिया था। किसने किया था, ध्यान रखना, गाजी, तब इसकी शुरुआत और राजवंश ये जो था 1413 में समाप्त हो गया। कब तक चला ये? 1320 से लेकर 1413 तक चला। मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान चला और उसी के माध्यम से ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और 1330 और 35, 1330 और 1335 के बीच के अपने चरम पे पहुंच गया था। अधिकांश जो भारतीय उपमहाद्वीपों पर क्या किया इसने, राजवंश ने शासन किया था, अधिकांश पे इस राजवंश ने क्या किया, शासन। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। ये आज का आपका एक सेशन था हिस्ट्री का जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन देखा और इसी तरीके से अगला सेशन, जैसा आपको पता है कि हमारे अजय सर आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मैं आपके हिस्ट्री के सेशन को लेके चल रहा हूँ। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स आपके अपकमिंग जो यूपी के एग्जामिनेशन जैसे यूपीपी का एग्जामिनेशन या पीसीएस का एग्जामिनेशन है, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो आप सभी लोग जरूर जुड़िए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप अगर किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो जरूर से आप वो मुझे यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो में भी, या टेलीग्राम चैनल पे आप आके ज्वाइन है। आप अनअकैडमी पे भी मेरी क्लासेस को कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। मैं भी उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम यूपीपीएससी की कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैथ्स पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो आप उसको। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी को कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।